आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद की सब्जी मंडी में सब्जियां महंगी मगर किसान फायदे से महरूम रह गया। किसान अपनी चीज अपनी मर्जी की कीमत पर बेचने से कासिर है। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला किसान फसल बोता है, काटता है, मंडी तक पहुंचाता है, लेकिन आजादी से फरोख्त नहीं कर पाता है। मंडी में बैठा मिडल मैन यानी आड़ती दोनों हाथों से कमाई करने में मसरूफ है। गुलाम मोहम्मद सब्जी मंडी के सदर मलिक अरशीद कहते हैं, हम बोली लगाते हैं और किसान अपनी मर्जी से हमें माल बेच कर जाता है। जब एक बहरान पैदा हुआ ये सैलाब की वजह से, इन्होंने जो जिम्मेदारी उन्होंने कम कमाई किया है, इनके रेट जो है ना 1 रुपए के 10-10 गुना इनका ऊपर गया है रेट। जो बैंगन इधर आज से 1 माह पहले 50 रुपए दड़ी बिक रहा था, इनका 500 रुपए दड़ी बिका है। सर जिहड़ा असल जिहड़ी वजह ना किसे जिमीदारां नूं जिहड़ा होएगा कि सानूं मुनाफा नहीं मिल रहा, वो महंगाई की वजह वा। जिहड़ा पेट्रोल और गड्डियां दे किराए डबल हो चुके हैं। इस वक्त जी सिंध तो गड्डी आ रही सी, पिछले साल देख लो तुम चेक कर लो, बिल्टियां 60-70 हज़ार तो लैके 75 हज़ार तक सी। सैलाबी सूरत हाल के बायस सब्जियों की कीमतें बढ़ी तो मुनाफा डबल हुआ, लेकिन किसान वहीं रहा। सब्जी मंडी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान और नायब सदर सज्जाद कहते हैं, सब्जियों की कीमतों में इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की वजह से हुआ है। दूसरी तरफ किसानों को साबका हुकूमत ने मंडी में किसान शीट दिया हुआ है। किसानों को मुनाफे पर एतराज है तो खुद अपना माल बेच लें। आड़ती ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਅੱਛੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾ कोई नहीं चार्ज करते। किराया पिछले साल 75,000 70,000 था। मैं भी केले का काम करता हूँ, उधर से 70-75 का, अभी 1,75,000 हमने किराया दिया है। और ये असल में जो महंगाई है ना, ये जो हमारा है ना हुकूमत की तरफ से। मुल्क में बढ़ती महंगाई से जहां बात करें जंग की, तो जंग में सैलाबी सूरत हाल के बायस 2000 एकड़ से ज्यादा अराजी पर सब्जियां तबाह हो गईं। जंग में सैलाबी सूरत हाल के बायस 2000 एकड़ से जायद पर लगी सब्जियां तबाह हो गईं। तलब और रसद में कमी के बायस मार्केट में सब्जियों की कीमतों में वाज़िया इजाफा हो गया। आड़तियों ने भी बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिए। काश्तकारों से सस्ते दामों खरीद कर मंडियों में महंगे दामों फरोख्त करना मामूल बन गया। मकामी तौर पर पैदा होने वाली सब्जियों में टमाटर 170 और करेले 150 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं, जबकि फूल गोभी, लहसन, सब्ज मिर्च और भिंडी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। किसान बोर्ड के रहनुमा डॉक्टर अब्दुल जब्बार का कहना था कि मार्केट कमेटी मिडल मैन के हवाले से कोई पॉलिसी तश्कील नहीं दे सकी, जिसके बायस कीमतें कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया है। पाकिस्तान के अंदर वैसे तो प्लानिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जो इस वक्त के मौजूदा हालात हैं सैलाब के आने के बाद, तो यहाँ पर तकरीबन कोई 2000 से ज़ायद एकड़ जो है वो जिन पर सब्जियाँ काश्त थी वो सारी की सारी बर्बाद हो गई हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया इन सब्जियों की कीमतों पर काबू पाने के लिए इकदाम करे ताकि उनको सस्ते दामों फराहमी मुमकिन हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। अभी आपको बताएं, कमर तोड़ महंगाई ने गरीब से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। फैसलाबाद में फी किलो आटे की कीमत 100 रुपए तक जा पहुंची। कमर तोड़ महंगाई ने गरीब से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। फैसलाबाद में फी किलो आटे की कीमत 100 रुपए तक जा पहुंची। चक्की मालकान का कहना है, ज़िला इंतजामिया और पंजाब हुकूमत की जानब से ताउन नहीं किया जा रहा, जिससे मसाइल का सामना है। अगर सरकारी नरखों पर गंदम मुहैया कर दी जाए तो आटा मुनासिब कीमतों पर मुहैया किया जा सकता है। रोटी भी छीन ली गई है। 110 रुपए फी किलो चक्की का आटा हो चुका है। अपोजिशन क्या कर रही है? ख्वाब खरगोश हो चुके हैं। खुदा के लिए अपोजिशन को जागना चाहिए, हमारे हुक्मरानों को जागना चाहिए पे हमारे वतन अजीज में गरीबों के साथ कैसे कैसे जुल्म हो रहे हैं। दूसरी जानब जनरल सेक्रेटरी चक्की एसोसिएशन मियां अरशद कहते हैं, मार्केट में इस वक्त गंदम की कीमत 3300 रुपए तक जा पहुंची है। इस वजह से आटा 110 रुपए फी किलो तक भी जा सकता है। आटा महंगा होने की मेन वजह ओपन मार्केट में गंदम की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इसलिए आटा 100 से ऊपर तजावत कर रहा है। तो 3200 रुपए 3300 रुपए गंदम हो गई है। शहरी कहते हैं अब तो आटा खरीदना भी मुश्किल हो गया है। पहले ज्यादा खरीदते थे, अब तो किलो 2 किलो लेना पड़ता है। 20-25 हज़ार रुपया सैलरी है, वो गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता 100 रुपये किलो आटा। यकीन करो, एक टाइम का खाना पक रहा घर च, एक टाइम का लोगों को पता ही नहीं गा। अन्ने लोग बेबस हो गए, अन्ने मजबूर हो गए ने। मैं तुहानू बयान नहीं कर सकता है, लोग बस रो ही नहीं रहे है, बकाया हर काम हो गया आवाम दे नाल। शहरियों की जानब से मुतालबा किया जा रहा है कि आटा 50 रुपए फी किलो फरोख्त किया जाना चाहिए। एक हफ्ते में आटे की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। अगर यही सूरत हाल बरकरार रहती है तो 20 से 30 रुपए फी किलो भी इजाफा हो सकता है। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद।
जंग में एलपीजी के दाम बढ़कर एक माह में 50 रुपए तक कीमतों में इजाफा हो गया। फी किलो एलपीजी 300 रुपए से तजावुज शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। एलपीजी की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो गया, जिससे शहरी परेशान हो गए। एक माह में 50 रुपए तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिससे रिक्शा ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। इनका कहना था कि एलपीजी की कीमतों में तो इजाफा हो जाता है, मगर किरायों में कोई इजाफा नहीं होता, जिससे नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर एलपीजी पे कंट्रोल नहीं किया गया तो ज़ाहिर बात है रिक्शे को घर में खड़ा करना पड़ेगा। एलपीजी की कीमतों में इजाफे से जहां शहरी परेशान हैं, तो वहीं रिक्शा ड्राइवर भी एलपीजी 300 रुपए किलो से भी तजावुज कर गई। जगह जगह एलपीजी की मनमानी कीमतें वसूल की जाने लगी, जबकि जिले इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी नजर आती है। सारे मुश्किलात तो ये है कि एलपीजी ज़्यादा महंगी है, ये दुकानदार अपनी मर्जी कर रहे हैं। कोई 290 रुपये लगा रहा है, कोई 270 रुपये लगा रहा है, कोई 300 लगा रहा है। शहरियों ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि मुश्किलात का अजाला हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। आगे बढ़े और आपको बताएं, डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून अपने ही वजीर खजाना पर फट पड़े। कहा जितने बिल आ रहे हैं कारोबार करना मुमकिन नहीं रहा। लीगी कारकुनान ने इजलास में खूब दिल की भड़ास निकाली। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून के ऑफिस में लीगी कारकुनान का इकट्ठ हुआ, जहां पर लीगी कारकुनान ने खूब दिल की भड़ास निकाली और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर तनकीद की। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी का कहना था कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से मसाइल का सामना है। इतने बिलों की वजह से मैं आपके चैनल के जरिए भी ये गुजारिश करता हूँ मिफ्ता साहब से कि ये जो आपने टैक्स लगाए हैं, पावर लूम्स बंद हो जाएंगी, साइजिंग बंद हो जाएंगे, प्रिंटिंग डाइंग जो प्रोसेसिंग है वो बंद हो जाएंगे, तो वो टैक्स किससे लेंगे। हाजी अकरम अंसारी ने वजीर खजाना को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा जितना बिल आ रहा है इससे कारोबार बंद हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि पावरलूम एसोसिएशन के साथ हुकूमत से मिलेंगे और दरपेश मसाइल के हल की निशानदही की जाएगी। पूरा एक वफद जो है वो हम इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते के अंदर वहाँ पे जा रहे हैं और इनकी पूरी नुमाइंदगी करेंगे और उनको बताएंगे कि अगर आप इंडस्ट्री को बंद करना चाहते हैं, इंडस्ट्री को तबाह करना चाहते हैं, तो फिर तो और बात है, लेकिन इनको अगर रिलीफ ना दिया गया, अगर इनके ऊपर ये टैक्सेस ख़त्म ना किए गए, तो फिर ये इंडस्ट्री नहीं चल सकती। अवामी दबाव की वजह से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से हुकूमत के खिलाफ दबे दबे लफ्जों में तनकीद का सिलसिला शुरू कर दिया गया। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। महंगाई की हालिया लहर से मुश्किलात का सामना करने वाले ताजिरों को पीएचए की जानिब से बोर्ड ऑफिस की अदायगी का नोटिस जारी कर दिया गया। साबिक डिप्टी मेयर अमीन भट्ट पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं कारोबार पहले ही बहुत मुश्किल में है, दूसरी जानिब टैक्स लेने वाले महकमों के खौफ हरास का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात करें 8 बाज़ारों के हवाले से, ताजरों के हवाले से, दुकानदारों के हवाले से, तो यहाँ पर एक महंगाई की लहर के बाद एक नई मुश्किलात का शिकार होने लगे हैं। यहाँ पर जो उनको टैक्सेशन के नोटिस मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जानब से बेचे जा रहे हैं, उसने ताजरों में तशवीश की एक नई लहर दौड़ा दी है। तो इस हवाले से साबिक डिप्टी मेयर चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट हमारे साथ मौजूद है। भट्ट साहब, बताइएगा दुकानदारों को किन मसाइल का सामना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अब्दुर्रहमान भाई। बात यह है कि देखा, जैसा कि आपको पता है कि मैं डिप्टी मेयर साबका के साथ साथ चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान भी हूँ। तकरीबन 7-8 दिन हो गए हैं, तो कहीं से आवाज़ में आ रही है कि लसूरिया रोड पे कहीं FBR वाले तंग कर रहे हैं, बोना बाज़ार में जो बोर्ड के जो टैक्स है वो लग रहा है। तो मैं तमाम इन महकमों के डायरेक्टर को ये बात बताना चाहता हूँ, जिस तरह मैं सुप्रीम अंजुमन ताजरान का चेयरमैन हूँ और मेरे बल्ली साहब सदर हैं, अयूब असलम माइन साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, कि शहर में अगर कोई मसला उनको दरपेश आए तो सबसे पहले बाज़ार में दाखिल होने से पहले हमसे रब्ता करें। उसके बाद हम अपने बाज़ारों के सदर से रब्ता करें कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे हल करना है। लेकिन ये लोग हमसे रब्ता नहीं करते, डायरेक्ट बाज़ारों में चले जाते हैं और बाज़ारों को में सदरों के पास भी नहीं जाते, ये दुकानदारों के पास चले जाते हैं और दुकानदार बेचारे परेशान हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि ये क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो लिहाजा मैं उन महकमों के डायरेक्टर को ये बताना चाहता हूँ कि आपने कोई भी टैक्स लगाना है, कोई भी प्रॉब्लम आपको है,
तो आप सबसे पहले सुप्रीम अंजुमन ताजरान जो कि फैसलाबाद की सबसे बड़ी तंजीम है और सब फैसलाबाद के जो 8 बाज़ार हैं, गोल हैं, गलियाँ हैं, इनके तमाम हमारे सदूर हमारे साथ हैं। तो अगर ये अच्छे तरीके से टैक्स वसूलना चाहते हैं तो पहले हमसे मीटिंग किया करें, तो हम अपने सदरों के साथ मीटिंग करेंगे, उसके बाद अच्छे तरीके से मैनेज हो सकेगा। लेकिन ये जब जो तरीका ये अपनाते हैं ये तरीका सही नहीं है। इस तरीके से टैक्स इकट्ठा नहीं होगा और ना इनको लोग देंगे। इससे तो दहशत पड़ जाती है दुकानदारों के पास। जैसे अब भी अरल जाते हैं, गाड़ी लेकर जाते हैं, ऐसे होता है कि जैसे कोई दहशतगर्द पकड़ने जा रहे हैं। तो लिहाजा मैं अब टाइम ज़्यादा अब 41 पे मेरा लग गया है, तो बेहतर यही है कि पहले सबसे सुप्रीम अंजुमन ताजरान से रब्ता करें ताकि हम अपने लोगों को मैनेज कर सकें। जिस हवाले से मुतालबा ये किया जा रहा है कि यहाँ पर ट्रेडर्स पर जो टैक्स लगाया गया, इसमें जो ट्रेडर्स लीडर्स हैं इन्हें एतमाद में नहीं लिया जाता, जिस वजह से खौफ व हरास फैल रहा है। यहाँ पर मुख्तलिफ महकमे जब टैक्स लेने के लिए आते हैं तो ये तजवीज़ दी जा रही है और मुतालबा भी किया जा रहा है। तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सैलाब के पेश नज़र ट्रेनें बंद होने से कुलियों का रोजगार भी छिन गया। पंजाब के दूसरे बड़े रेलवे स्टेशन पर 150 से ज्यादा कुली बेरोजगार हो गए। सैलाब के पेश नज़र ट्रेनें बंद होने से हालात की सितम ज़रीफी का शिकार तबका कूली बेरोजगार हो गया। रोजाना रेलवे स्टेशन पर आकर कूली रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के आने का इंतजार करते हैं कि शायद ट्रेन आ जाए और कोई सामान उठाने का कहे, मगर मौजूदा हालात में कूली की दिहाड़ी भी सैलाब की नजर हो गई। पंजाब के दूसरे बड़े रेलवे स्टेशन पर कूलियों की मदद के हवाले से वजारत रेलवे की जानिब से कुछ न किया जा सका। चेहरे पर परेशानी और बच्चों की भूख का फिक्र लिए कूली ट्रेन बंद होने के बावजूद स्टेशन पर बैठे दिखाई देते हैं। कूलियों का कहना है साल भर स्टेशन पर ही मजदूरी करते हैं, ट्रेनें बंद होने पर रोजगार खत्म हो गया। वजारत रेलवे ने कोई सहूलत फराहम नहीं की। ਅਸੀਂ ਕੁਲੀਆਂ ਜੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਕਹੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਓ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੇ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਲकुल ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਿਲकुल हर चाह पीन तो, रोटी खान तो, खाना खान तो, बच्चियां बिल्कुल भूखे बैठे हैं सर। सैलाब की वजह से बंद ट्रेनों ने कुलियों का रोजगार भी बंद कर दिया है। सैलाब के पेश नज़र ट्रेनें बंद होने से कुलियों से 2 वक्त की रोटी भी छीन गई, मगर हुकूमत वक्त की जानिब से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर बेरोज़गार होने वाले 150 कुलियों के लिए कोई खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं किए जा सके। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत कंज्यूमर सारिफ के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशांट और बटेक सिंह जिला कौंसिल में डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल की ज़ेर सदारत होने वाले सेमिनार में भी सारिफ एक्ट 2005 के तहत डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन काउंसिल का आगाज़ कर दिया गया। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, कहिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सी में भी डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन कंज्यूमर काउंसिल का आगाज़ कर दिया गया। इसी वाले से मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल साहब, उनसे बात कर लेते हैं। जी सर, बताइएगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो आपने काउंसिल का आगाज़ किया, इस हवाले से शहरियों को आप क्या अवेयरनेस देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं शहरियों से गुजारिश करता हूँ कि अपने राइट से अवेयर हूँ। उन्हें जिस भी कस्टमर के तौर पे दुकान से चीज़ ख़रीदनी है उसकी रसीद वो ज़रूर हासिल करें और आइटम की डिटेल्स रसीद के ऊपर लिखी होनी चाहिए। फिर अपनी परचेज़ करदा चीज़ का गौर से मुआयना करें, उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे होने चाहिए, उसकी डिटेल्स लिखी होनी चाहिए, उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी लिखी होनी चाहिए और दुकान के अंदर एक सर्टेन कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस के ऊपर उसका रेट भी नोटिफाइड होना चाहिए। और अगर ये सारी बातें नहीं होती या उनमें से कोई एक भी नहीं होती तो फिर उसके पास ये राइट हासिल है कि वो डिप्टी कमिश्नर के पास रेट्स की हद तक या कंज्यूमर कोर्ट के अंदर बाकी मामलात की हद तक अपना एक सूट फाइल कर सकता है। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि किसी कंपनी से अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है तो कंपनी आपकी बात नहीं सुनेगी। शुक्रिया उसामा तफसीलात के लिए। मुख्तलिफ मसनूआत तैयार करने वाले मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट गैर कानूनी तरीके से किए जाने का इंकशाफ सामने आ गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ऑनलाइन सिस्टम के जरिए चोरी पकड़ ली। अब सिर्फ किसी भी आइटम की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर ही एडजस्टमेंट मिल सकेगी, किसी भी गैर मुतल्लिका अशिया की एडजस्टमेंट नहीं होगी। इस बारे में मज़ीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज ही मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से सेल्स टैक्स की बोगस इनपुट एडजस्टमेंट लिए जाने का मामला सामने आया है। इस हवाले से FBR में मुख्तलिफ केसेस सामने आए कि वो मुख्तलिफ कंपनियाँ या टैक्स गुजार जो प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं और फिर उनकी तैयारी में जो होने वाला इस्तेमाल है
اس کو غیر قانونی طور پر ریکارڈ میں یا سیلز ٹیکس ریٹرن میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ ان مینوفیکچررز کی جانب سے غلط ریکارڈ فراہم کیا جاتا ہے اور وہ اشیاء جن کا کسی ان اشیاء کی تیاری سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، مثال کے طور پر کپڑے کی تیاری کے لیے جو استعمال ہونے والی اشیاء ہیں ان سے ہٹ کر مختلف آئٹم جو تھیں وہ سیلز ٹیکس ریٹرنز میں ظاہر کی جا رہی تھی کہ ان اشیاء کا استعمال کیا گیا اور اس پر پھر سیلز ٹیکس ان پٹ ایڈجسٹمنٹ وصول کر کے قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچایا جا رہا تھا۔ تو FBR کی جانب سے ان کیسز کا سراغ لگایا گیا ہے۔ تو ابھی اس حوالے سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ صرف کوئی بھی مینوفیکچرر یا فیکٹری جو آئٹم یا مصنوعات تیار کرے آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، فیصل آباد ہاکی اسٹیڈیم میں کار شوروم ایسوسی ایشن کا اجلاس ہوا۔ تاجروں نے حکومت کو ڈالر قابو کرنے اور اسٹیٹ بینک کو مداخلت کرنے کی اپیل کر دی۔ تاجر کہتے ہیں گاڑیوں کے بزنس میں سرمایہ کاری ختم ہو چکی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شراز بٹ سے۔ جی شراز، بتائیے گا۔ ڈالر کی انسٹیبلٹی کی وجہ سے اس وقت تمام شعبہ کاروبار جو ہیں وہ متاثر ہیں۔ اسی طریقے سے فیصل آباد میں جو کار شوروم ایسوسی ایشنز ہیں ان کے جانب سے، ان کے تاجروں کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ جو کاروبار ہے وہ تقریباً مکمل طور پر رک چکا ہے، اور رکنے کی وجہ یہ ہے کہ سرمایہ کاری اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ ڈالر کی اسٹیبلٹی ہوگی تو اس کے بعد ہی پیسے جو ہیں وہ مارکیٹ میں پمپ ان کیے جائیں گے۔ اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، حاجی آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علی صاحب اور ابرار صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے اور جانتے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ حاجی صاحب بتائیے گا اس وقت مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے؟ اتنی مندہ جو ہے وہ مارکیٹ آج سے پہلے نہیں دیکھی گئی، ایک دم سرمایہ کاری رکنے کی حقیقی وجہ کیا ہے؟ سر پچھلی بار آپ نے پچھلے سنڈے پروگرام کیا تھا تو اسی ایشو پہ ہم نے بات کی تھی، تو مزید یہ ہمارے حالات جو بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، وجہ ریزن وہی جو آپ نے بتا دی ہے کہ ڈالر ہمارا کہیں بھی سٹینڈ ہونے کے کردار پہ نہیں ہے۔ ہمیں اتنا سارا تکلیف میں ڈال دیا انہوں لوگوں نے کہ ان کے پاس کوئی بھی مارکیٹ چلانے کے لیے نہ ان کے پاس تجربہ ہے، نہ ان کے پاس ڈالر روکنے کا کوئی حالات پیدا یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں میں کہہ رہے تھے کہ باہر سے ہمیں پیسے آنے ہیں پیسے، تو اس سے کچھ نہ کچھ مارکیٹ میں اچھا نظر آئے گا۔ اگر مارکیٹ میں پیسے آ گئے ہیں تو ہمارا مندہ نظر آ رہا ہے، ہم کہیں بھی سٹینڈ نہیں ہے، کاروبار ایسے بد ہو گئے ہیں ہمارے کہ اب بلیو کریں کہ ہم ممکن ہے کہ آپ کو ایک دو ماہ اور نظر آئیں گے، ہم بھی بند کر دیں گے، ہم کاروبار کوئی اور سوچ رہے ہیں کہ ہم کاروبار چینج کر لیں۔ ٹھیک ہے، علی صاحب یہ بتائے گا کہ اتنا زیادہ جیم ہو جانا کاروبار آج سے پہلے کبھی آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ ڈالر 230 روپے پہ چلا جا چکا ہے، اور بھی فورکاسٹ جو کر شراز بٹ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ویلکم بیک۔ ٹرین پر سفر کرنے والے شہریوں کے لیے اہم خبر سامنے آ گئی۔ رحمان بابا ایکسپریس کو روہڑی اور پشاور جانے کی اجازت مل گئی۔ رحمان بابا ایکسپریس کل رات 9 بجے فیصل آباد اسٹیشن سے پشاور کے لیے روانہ ہوگی۔ مسافروں کے لیے بکنگ کھول دی گئی ہے۔ اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں اویس علی سے۔ جی اویس، کہیے گا۔ ہاں جی بالکل، ٹرین سفر کرنے والوں کے لیے اہم خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ رحمان بابا ایکسپریس کو جو ہے وہ پشاور تک سفر کی اجازت جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن سے کل رات 9 بجے رحمان بابا ایکسپریس جو ہے وہ پشاور کے لیے روانہ ہوگی۔ رحمان بابا ایکسپریس فیصل آباد سے روہڑی اور پشاور کے لیے جو ہے وہ سفر کرے گی۔ اسی والے سے فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر بکنگ بھی کھول دی گئی ہے۔ مسافر جو ہیں وہ کل رات 9 بجے سے پشاور کے سفر کے لیے فیصل آباد ریلوے اسٹیشن سے رحمان بابا ایکسپریس کی جو ٹکٹیں ہیں وہ خرید سکتے ہیں۔ اس حوالے سے فیصل آباد ریلوے انتظامیہ کا یہی کہنا ہے کہ ریلوے ہیڈ کوارٹر کی جانب سے رحمان بابا ایکسپریس کو جو ہے وہ پشاور تک سفر کی اجازت جو ہے وہ مل گئی ہے۔ اسی حوالے سے کل رات 9 بجے فیصل آباد ریلوے اسٹیشن سے رحمان بابا ایکسپریس روہڑی سے براہ راست فیصل آباد سے جو ہے وہ پشاور روانہ ہوگی، اور مسافر جو ہیں وہ پشاور تک کا سفر جو ہے وہ رحمان بابا ایکسپریس میں کر سکیں گے۔ پچھلے جو ہے وہ کچھ دنوں سے ریلوے ہیڈ کوارٹر کے احکامات پر سیلاب کے پیش نظر رحمان بابا ایکسپریس کو پشاور تک سفر کی اجازت نہیں دی گئی تھی ٹریک خرابی کی وجہ سے، اور اب جو ہے وہ ریلوے ہیڈ کوارٹر کی جانب سے پشاور تک رحمان بابا ایکسپریس کو سفر کرنے کی اجازت جو ہے وہ دے دی گئی ہے، اور مسافروں کے لیے رحمان بابا ایکسپریس کی بکنگ کھول دی گئی ہے۔ بہت شکریہ ویس تفصیلات کے لیے۔